नमस्कारः। विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में आपने वृद्धि संधि के बारे में पढ़ा। हमने वृद्धि संधि को कंप्लीट नहीं किया था। उसमें आपने देखा कि जो वृद्धि संज्ञक वर्ण होते हैं आ, आई और औ, ठीक है, इसमें से हमने आई और औ को पढ़ लिया था। अब बात रह जाती है आ की, तो उसके विषय में हम आज अभी पढ़ने वाले हैं। तो इसको अच्छे से समझने के लिए, हमेशा ध्यान में रखने के लिए कक्षा के अंत तक बने रहें और ध्यान से सुने और समझें। आप राइट डाउन भी कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो आइए शुरुआत करते हैं। शुरुआत देखिए, एक सूत्र लिखा है मैंने, उपसर्गात् धृति धातौ। उपसर्गात् धृति धातौ, पदच्छेद इसका क्या है? उपसर्गात् धृति धातौ। क्या अर्थ होगा इसका? उपसर्ग के बाद। उपसर्गात् का मतलब है उपसर्ग के बाद। बाद होने का मतलब है आपके पास दो पद हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर, ठीक है, इस पद में, पूर्व पद में, आपका ये पूर्व पद जो है, ठीक है, यहाँ पर ये आपका उत्तर पद और ये पूर्व पद है यहाँ पर, ठीक है ना। तो उपसर्ग के बाद, यानी कि पूर्व पद में आपके पास उपसर्ग, ठीक है, इसके अनुसार ध्यान रखिए। ये यहाँ अर्थ हम टुकड़ों में जान रहे हैं, पूरा अर्थ वृत्ति में आएगा। तो उपसर्ग के बाद ऋकारादि धातु जो है, ऋकार आदि, यानी कि री जिसके आदि यानी शुरुआत, आदि यानी शुरुआत में हो, री जिसके शुरुआत में हो, ऐसी धातु के पर यानी उत्तर पद। पर का मतलब क्या है? उत्तर पद। तो उत्तर पद में रहने पर, बात समझ में आ रही है? आपके दो सिचुएशन आपके यहाँ पर है। पहली वाली सिचुएशन आप भूल जाइए जो हमने पहले सूत्रों में पढ़ी थी। यहाँ अलग सिचुएशन इस सूत्र के साथ में है कि उपसर्ग के बाद, यानी यहाँ उपसर्ग हो, ठीक है, उपसर्ग किस अर्थ में हो वो आगे देखेंगे, और इधर री शुरुआत वाली धातु हो, यानी कि ऐसी धातु जिसके शुरुआत में री आता हो, ठीक है। आगे देखिए वृत्ति में क्या कहते हैं। अवर्णांतात उपसर्गात् ऋकारादौ धातौ परे वृद्धिरेकादेशः स्यात्, ठीक है। तो अब क्या कहना चाहते हैं? अवर्णांतात, अवर्ण अंत वाले उपसर्ग के बाद। इन दोनों का अर्थ है कि जिस उपसर्ग के अंत में क्या हो? अवर्ण हो। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपके उपसर्ग जो है, ठीक है, 22, द्वाविंशति, कितने हैं? द्वाविंशति, ठीक है। उनमें से आपके जो उपसर्ग बनते हैं, जिसमें क्या कहा है? अवर्ण अंत वाले उपसर्ग के बाद। तो जैसे प्र है, ठीक है, अप है, उप है, ठीक है, अव है। तो यहां पर ये उपसर्ग जो है, इन उपसर्गों के अंत में क्या है? अ है। इनके अंत में क्या है? अ है। तो ऐसे उपसर्ग के बाद, अर्थात कुल मिला के उपसर्ग कैसा हो? अवर्ण अंत वाला हो। उसके बाद, ठीक है ना, री आदि वाली धातु के बाद में रहने पर, यानी कहने का मतलब है री स्टार्ट होने वाली धातु के उत्तर पद में रहने पर वृद्धि रेकादेशः, वृद्धि एक आदेश हो, ठीक है। ये इसका अर्थ है। आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए उदाहरण, हम प्रार्थति को लेते हैं कि ये उदाहरण जो है वो किस प्रकार है। यहाँ देखिए,
प्रार्चति जो है इसका संधि विच्छेद होगा प्रधन ऋच्छति, ठीक है, प्रधन ऋच्छति। अब यहां पर देखिए जो प्रधन ऋच्छति है, हम इस सूत्र की सिचुएशन लगाते हैं, इसकी कंडीशन लगाते हैं, क्या है क्या कंप्लीट। तो पहला कह रहा है ये कि पहले पद में तो अ अंत वाला उपसर्ग हो, तो यहां पर देखिए प र और अ, यानी कि इसका वर्ण विच्छेद करते हैं तो प्र, यानी अ अंत में आ रहा है, तो ये सिचुएशन कंप्लीट है हमारी। आगे देखते हैं री वर्ण से स्टार्ट होने वाली धातु, तो वो भी है, ठीक है, यानी शर्त हमारी यहाँ पर कंप्लीट है। शर्त कंप्लीट है तो हम यहाँ पर देखेंगे आगे कि हमें क्या आदेश करना है। देखिए प र और अ है, आगे री और आगे क्षति, ये स्थिति है। अब दोनों सिचुएशन हमारी सही है। अब इसके स्थान पर आदेश क्या करना है, तो इसके स्थान पर आदेश जो होगा वो होगा आ। ध्यान रखिए वृद्धि संज्ञा के वर्ण हमने 3 पढ़े थे, आ ए और आ आई और औ, 3 वर्ण हमने पढ़े थे, 2 हमने पढ़ लिए थे, तीसरा ये वर्ण है, तो ये इस सिचुएशन में आदेश होता है। अब आ आदेश हो गया, ठीक है, आगे प और र, और इधर इन दोनों के स्थान पे आ हुआ और इधर ती, ठीक है। अब यहाँ पर एक जो कंडीशन लगती है वो ये लगती है कि जब भी कभी आप री के स्थान पर कुछ आदेश करते हो या री के स्थान पर कुछ आदेश करते हो तो वहाँ पर रपरत्व होता है। वहाँ पर क्या होता है, रपरत्व होता है। मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि वो छोटा सा सूत्र बड़ा कमाल का है और छोटा सा सूत्र बड़ा अर्थ का है। यानी कि जब भी गुण हो, जब भी वृद्धि का विषय हो, तो वो छोटा सा सूत्र काम करता है और वो दोनों जगह पर काम करता है। उरण रपरहा, ये सूत्र जो है, ठीक है ना, ये उरण रपरह जो सूत्र है वो कहता है कि आपका जो री है, आपका जो री है, इन दोनों वर्णों को जब भी आप गुण करेंगे या वृद्धि करेंगे तो रपरत्व होगा, रपरत्व होगा। अब रपरत्व का मतलब क्या है कि अगर आप री को आदेश कर रहे हैं तो र अंत में जुड़ेगा और री को आदेश कर रहे हैं तो ल अंत में जुड़ेगा। अब आप यहाँ देखिए कि हम आदेश किसको कर रहे हैं, री को आदेश कर रहे हैं, तो क्या जुड़ना चाहिए, र जुड़ना चाहिए। इस सूत्र के अनुसार ये सूत्र सहयोग करेगा। मैं इसकी डिटेल नहीं जा रहा, इसके जो मूल है उसके ऊपर जा रहा हूँ कि यहाँ पर र कहाँ से आया, र इस सूत्र से आया। इसको रपरत्व बोलते हैं, रपरत्व यानी र बाद में रहने पर। तो यहाँ पर री के स्थान पर र और ऐड हो जाएगा, र जुड़ जाएगा। वापस से क्लियर से ध्यान रखिए कि उरण रपर ये सूत्र कहता है कि यहाँ पर जब भी री या री दोनों को हम गुण करें या वृद्धि करें तो रपरत्व ऐड हो जाता है, जुड़ जाता है, र जुड़ जाता है सीधी भाषा में। और र, अब यहाँ एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, सर आपने र ही क्यों किया, ल ही क्यों किया, और वर्ण भी तो आदेश कर सकते थे और भी तो कह सकते थे। तो यहाँ पर ध्यान रखिए ऐसा इसलिए है क्योंकि री का उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धा, र का उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धा, री का उच्चारण स्थान दंता और ल का उच्चारण स्थान दंता। तो यहाँ उच्चारण स्थान के सामान्य से, सादृश्यता से यहाँ पर र आदेश हुआ, ठीक है। तो ये आ हो गया, एक्चुअल में आ ही वृद्धि होता है लेकिन र रपरत्व के कारण। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए, मिलाते हैं हम। यहाँ आपको ध्यान रखना है रपरत्व करने पर तब जाके यह र लगा। अब आगे मिलाइए, प में र,
अब ये हलंत है अभी तक तो, लेकिन आगे स्वर आ है तो इसके मिलने पर प्रा, आगे र है। जब भी र के बाद में अगर कोई व्यंजन आ रहा है, र हलंत है और व्यंजन आ रहा है, तो हमेशा ये र आगे वाले के सिर के ऊपर, तो छ के सिर के ऊपर आपका बन गया प्रार्थक्षति। समझ में आ गया होगा क्या बना? प्रार्थक्षति। ठीक है, तो यहाँ इस स्थिति से लेकर इस स्थिति तक हम कैसे पहुँचे आपको ध्यान रखना है। और उदाहरण बन सकता है इसी प्रकार उपधनरिच्छति, ये भी आपका उदाहरण बन सकता है। एक बात और ध्यान रखें, ये सिर्फ संधि जो हम पढ़ रहे हैं वो 10th के सिलेबस के आधार पर पढ़ रहे हैं, और यहाँ सीधे वो उदाहरण उठा करके ये पूछ सकता है। ठीक है, आगे अब कुछ ऐसे शब्द, ऐसे स्थितियाँ आपके सामने मैं लिखने जा रहा हूँ जहाँ पर वृद्धि संधि हुआ करती है। तो आइए देखते हैं। देखिए, मैं वार्तिक है, एक वार्तिक ना लिख करके उनके शब्द लिखता हूं कि जब कभी प्र हो, ठीक है ना, वत्सतर हो, ठीक है, यानी प्र हो, प्र शब्द उपसर्ग कह लीजिए या शब्द कह लीजिए यहाँ पर, वत्सतर हो, ठीक है, कंबल हो, वसन हो, दश हो, ऋण हो। ठीक है, ये शब्द हैं आपके पास में। इनके बाद यानी कि उत्तर पद में अगर आपके पास ऋण शब्द आता है, कौन सा शब्द? ऋण, ऋणम, ठीक है ना, ऋणम, या आप ऋणह भी ले सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ऋणह भी आप ले सकते हैं यहाँ पर, वो तो शब्द के ऊपर डिपेंड करता है किस अर्थ में आप ले जा रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो अ है, सब में अ है अंत में, और जो री है दोनों के स्थान पर, मैं एक उदाहरण लेकर के बताऊंगा, दोनों के स्थान पर। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ बता दूं आपको, प्रधन ऋणम, ठीक है, प्रधन ऋणम, यहाँ प र और अ है और इधर री है और ण, तो इन दोनों के स्थान पर आपको वृद्धि करनी है। वृद्धि स्वरूप क्या होगा? आ, लेकिन रपरत्व करने के बाद, रपरत्व, तो र ऐड हो जाएगा इसमें। र ऐड होते ही आप क्या करेंगे? मिलाएंगे इसको, ठीक है ना, ये णम था, मिलाएंगे तो प्र आ, ये आगे चल जाएगा प्राणम। ठीक है, इस प्रकार। और आगे इसमें वत्सतर ऋणम, तो क्या बन जाएगा? वत्स, ठीक है, स और आगे क्या है? र, ठीक है ना। अब इसको करके देख लेते हैं, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि ये बना कैसे। तो ये तो आपको क्लियर हो गया। अगला देखते हैं। चूंकि ये शब्द सीधे पूछ सकता है वो, और वैसे वृद्धि संधि बहुत बड़ी है, लेकिन यहाँ कुछ सिलेबस के आधार पर दिया है। तो यहाँ पर देखिए, वत्सतर धन ऋण ले लीजिए या ऋणम ले लीजिए शब्द के अकॉर्डिंग। यहाँ पर अंत में क्या है? वत्सतर और आगे री है और न, तो दोनों के स्थान पे क्या होगा? वृद्धि आ और आगे र ऐड हो जाएगा, ठीक है ना।
तो यहाँ पर देखिए व स त र, ठीक है, और न मिलाइए व स त, आगे रा, ये र इसके ऊपर वत्सरार्णः, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। उसी प्रकार अपने ये सारे शब्द हैं, ठीक है। तो ये आपने समझा आ का री के रूप में, ठीक है। एक आपके पास में ये भी होता है कि लृ वाली बात आती है, ठीक है, जैसे प्रधन लृ कारयति, प्रधन लृकारयति, ठीक है ना। यहाँ प र और अ है और यहाँ लृ है, तो इसके स्थान पर क्या होगा, आ होगा। चूंकि लृ है तो रपरत्व करने पर ल हो जाएगा, रपरत्व करने पर। तो जब आप मिलाएंगे प्र में र आप आधा ल कारयति, प्राल कारयति, ऐसा आपका रूप बनेगा, ठीक है ना। तो आप इनका अभ्यास कीजिए, इन संधि विच्छेदों का अभ्यास कीजिए और प्रयास करें इसको समझने का। चूँकि मैंने सिर्फ 10th के सिलेबस के आधार पर ये आपको पढ़ाया है, इससे पहले वाला सूत्र पढ़ाया है, वृद्धि संधि और भी ज़्यादा बड़ी है, लेकिन हम सिलेबस के आधार पर चल रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको समझ में आई होगी, एग्जाम्पल्स आपको समझ में आए होंगे। आपकी जो भी प्रतिक्रिया है या बनती है वो ज़रूर बताएं। साथ ही अपने दोस्तों को, अपने साथियों को, सहपाठियों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलूँगा आगे एक और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।